गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से और सीबीएसई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं उनमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में भी। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर खुद की प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। एजर्शन है, आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस फाइंड हरप्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, हमें जो समझ नहीं आ रही है उस तरीके की हरप्पन्स की जो स्क्रिप्ट है उसको आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मानते हैं। इसका रीजन दिया गया है क्योंकि हरप्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट। आज तक ये हमें डेसिफर नहीं हुई है, हमें पता नहीं चल पाया है कि इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा था। तो ऑप्शंस हैं, क्या ये दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है? करेक्ट है बट रीजन गलत एक्सप्लेनेशन है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो आप एक बार सोचिए खुद कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर यानी कि रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। रीजन ये है कि हरप्पन स्क्रिप्ट आज भी अनडेसिफर्ड है। इसी कारण से आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को हरप्पन स्क्रिप्ट कंफ्यूजिंग लगती है, उन्हें समझ नहीं आती है क्योंकि हमें पढ़ी ही नहीं गई है। तो ये ए है आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एजर्शन है, संथाल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द रॉकी अपर पार्ट ऑफ राजमहल। रीजन है, ब्रिटिश परसीव्ड पहाड़ियाज एंड संथाल्स एज आइडियल सेटलर्स। इसीलिए वो उन्हें परस्यू कर रहे थे कि वो सेटल करें, क्योंकि इससे पहले एग्रीकल्चर नहीं था, लोग सेटल नहीं होते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो उसके बाद जब ब्रिटिश आए उन्होंने सेटल करना शुरू किया था। तो अब अभी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, एजर्शन और इसकी वजह ये रीजन। तो ये ऑप्शंस हैं एंड डी ऑप्शन वो बेसिकली एक फ्रेम में नहीं आ रहा। तो डी है कि आर करेक्ट है और ए इनकरेक्ट है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? 1 मिनट सोच लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ए करेक्ट है कि संथल्स जो थे उनको ब्रिटिश परस्यू कर रहे थे कि वो सेटल कर जाए राजमहल हिल्स में, पर इसका रीजन ये नहीं था कि वो पहाड़ियाज और संथल्स को आइडियल सेटलर्स मानते थे। पहाड़ियाज का तो कहीं मेंशन ही नहीं था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए आपका आंसर है सी। एजर्शन सही है बट रीजन गलत है। अब ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, A prayer to Agni. Here are 2 verses from Rig Veda, जो कि अग्नि जो गॉड ऑफ फायर माने जाते हैं उनके ऊपर ये लिखे गए हैं 2 वर्सेस। Bring O strong one this sacrifice of ours, हमारा ये सैक्रिफाइस टू द गॉड, जो हम ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो वो यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं एक तरीके से। ओ वाइज वन एज लिबरल गिवर, जो गिव कर रहे हैं। और अ प्रीस्ट अबंडेंट फूड अग्नि ऑब्टेन बाय सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उससे हमें वेल्थ मिले। और अग्नि फॉर हेवर टू हिम हु प्रेज टू यू नरिशमेंट द वंडरफुल काउ। जो भी अग्नि यानी कि जो गॉड ऑफ फायर है उसको बोल रहे हैं कि जो भी आपको प्रे करता है,
आप उसे नरिश करते हो और आप उसको एक वंडरफुल काउ देते हो, क्योंकि काउ से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है। तो मे अ सन ऑफ आर्स ऑफ स्प्रिंग्स दैट कंटिन्यू आवर लाइन। तो मतलब जो हमारे बच्चे हैं या उनके आगे आने वाली जो भी जनरेशन है, उन सब के ऊपर आप ये जो नरिशमेंट है ये आप कंटिन्यू रखना। तो ये वर्सेस जो हैं कंपोज्ड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत नोन एज वैदिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है उसमें ये वर्सेस को कंपोज किया गया था। दे वर टॉट ओरली टू मेन बिलोंगिंग टू प्रीस्टली फैमिलीज। जो ब्राह्मण क्लास से बिलोंग करते थे उन फैमिलीज के जो आगे जो ब्राह्मण्स प्रीस्ट बनेंगे उनको ये ओरली पढ़ाए जाते थे, समझाए जाते थे छंद वर्सेस। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे होते थे? वैदिक संस्कृत में। ऑल्दो ये तो एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, बट अगर आपको केस स्टडी बेस में एमसीक्यू में ये आ सकता है कि जो वर्सेस थे ये कौन सी स्पेशल लैंग्वेज में कंपोज किए जाते थे, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत में किए जाते थे एंड ये ओरली होते थे। ये बहुत माइन्यूट होता है, ऑल्दो आपको पैराग्राफ दिया ही जाएगा जब भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अपने वाले क्वेश्चन पे बैक टू आवर क्वेश्चन। एजर्शन और रीजनिंग में एजर्शन है अग्नि वाज अ गॉड ऑफ फायर इन वैदिक ट्रेडिशन। रीजन है therefore offsprings were made to Agni so that in form of smoke they would reach the gods living in the sky and invoke their blessings। क्योंकि अग्नि जो है वो फायर के गॉड हैं, वो फायर के देवता हैं, तो इसीलिए उनको ऑफरिंग, उनको जो भेंट चढ़ाई जाती है वो एक फॉर्म ऑफ अग्नि में, आग में डाल दिया जाए कुछ भी तो वो भस्म हो जाता है, वो जल जाता है, तो स्मोक निकलने लग जाती है। तो वो वही कह रहे हैं कि वो जो उसमें से स्मोक निकलती है वो स्काई में जाके जो वो गॉड्स हैं, जो माना जाता था उस वक्त भी कि वो आसमान में रहते हैं, उन तक वो पहुंचेगा। जो भी वो चीज उनको देना चाहते हैं वो उस अग्नि में डाल देते हैं, तो वो स्मोक बन के उन तक पहुंच जाता है और फिर उनसे उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगी। तो ये इसका रीजन है जिसके कारण अग्नि वाज गॉड ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। तो ये पूरी जो रीजनिंग एंड एजर्शन है ये दोनों बिल्कुल सही हैं और रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। अब आप सोच सकते हो कि ये कैसे, मतलब रीजनिंग और ये बेस्ड करेक्ट है। तो इसका बेसिकली जो पैराग्राफ में मेंशन भी है ये थोड़ा इनडायरेक्ट है, बट ये इस पैराग्राफ में ये मेंशन कर रहे हैं कि ये सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे हैं। और सैक्रिफाइस परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, इनका मोटिव क्या है कि वो चाहते हैं कि उनको ब्लेसिंग्स मिले, उनके सन, उनके आने वाली जनरेशन्स को ब्लेसिंग मिले। तो इस कारण से ही उनको जो फायर ऑफ गॉड है, गॉड ऑफ फायर है सॉरी, वैदिक ट्रेडिशन में उन्हें माना जाता है। तो उसका ये रीजन है, इसीलिए इसका आंसर है 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। अब ये भी एक केस स्टडी, ये तो एक पिक्चर फॉर्म में है। ये आपको चैप्टर 1 जो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, उसमें जो मोहनजोदारो के 2 पार्ट्स हैं, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। तो ये सिटाडेल की इमेज आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, वहीं से ही ली है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया है सिटाडेल विज स्मॉलर बट हायर पार्ट ऑफ मोहनजोदारो। It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purpose। तो citadel पे ही हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जो माना जाता है कि वो पब्लिक पर्पस सबके लिए यूज किए जाते होंगे। तो ये अगर आप मोहनजोदारो के डायग्राम को देखोगे तो इसमें आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, इसमें आपको वेयर हाउस देखने को मिलेगा, स्तूपा एरिया, इसमें आपको सिटाडेल में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एंड जो सिटाडेल है ये ऊंचा है और छोटा है, और जो लोअर टाउन है वो एज नेम सजेस्ट वो लोअर है, बट वो साइज में सिटाडेल से बड़ा है, लार्जर या बिगर कह सकते हो आप। तो एजर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं, बट वो एक दूसरे को राइटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा रीजन। तो इसीलिए आपका आंसर होगा 2, क्योंकि एजर्शन बिल्कुल ठीक है
और रीजन भी बिल्कुल ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम में मैंने आपको मार्क भी कराया है कि इंपॉर्टेंट फिगर्स जो माना जाता है कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज की जाती होंगी वो हमें यहाँ पे दी हुई हैं। ऑल्दो क्वेश्चन फिर भी ये रहता है कि स्क्रिप्ट अभी तक हमसे पढ़ी नहीं गई है, बट फिर भी सिटाडेल का छोटा और बड़ा होना इस रीजन के कारण नहीं है। ये बिल्कुल अलग ही बात कर रहे हैं, बात सही है, बट ये रीजन नहीं है इसका। सिटाडेल का छोटा और हायर होने का पर्पस अगर ये कहते हैं कि शायद ये रॉयल फैमिली के लिए होगा और वो कुछ, तो शायद हम इसको सही मानते, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये पब्लिक पर्पस के लिए है तो ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए इसका आंसर स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। assertion है जगन्नाथ was literally lord of the world। रीजन है लॉर्ड विष्णु was worshipped in various अवतार्स। जैसे उनमें से एक अवतार लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम भी माने जाते हैं, वो उनके अवतार हैं। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों सही हैं कि जो जगन्नाथ हैं वो लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड माने जाते थे। ये आपको कुछ जो चैप्टर्स के बॉक्सेस हैं उनमें से भी आपको ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड रीजन कि जो लॉर्ड विष्णु हैं उनके काफी सारे अवतार्स को पूजा जाता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बट जगन्नाथ को लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इस कारण से नहीं बोला जाता क्योंकि उनके बहुत सारे अवतार हैं, तो इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 का assertion है अकॉर्डिंग टू द रूमर द कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग। रीजन है द सिपॉयज रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिज बिकॉज फॉर हिंदू सिपॉयज काउ वॉज रेवर्ड एनिमल, सेक्रेड एनिमल। फॉर मुस्लिम्स द पिग वॉज हेटेड एनिमल। तो इसीलिए मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों ने ही उन कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया था। तो जो ये रूमर था इसी का ये रीजन था। रीजन क्या है कि सिपॉयज ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज किया? क्योंकि ये रूमर था कि काउ और पिग का फैट है। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है और assertion और रीजनिंग भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 का assertion कह रहा है कि गांधी मेड सॉल्ट अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। रीजन ये था कि सॉल्ट वॉज यूज्ड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट वॉज यूज्ड बाय रिच एंड पुअर एंड द रेट ऑफ टैक्स जो कि सॉल्ट पे लगाया जाता था वो बहुत ज्यादा होता था। यही रीजन था कि गांधी जी ने सॉल्ट को एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज किया। तो ये बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने सबको साथ में लाने के लिए और एक पॉलिटिक्स में दोबारा से एक ऐसी मूवमेंट शुरू करने के लिए जो सबको जोड़ दे, उन्होंने सॉल्ट प्रोटेस्ट शुरू किया था और ये दांडी मार्च किया था। तो गांधी जी ने जो ये प्रोटेस्ट किया था, ये इसका जो ये रीजन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीर गरीब किसी भी रिलीजन का इंसान, हर इंसान के किचन में आपको नमक तो जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। अशोका aimed at promoting Buddhism through the policy of Dhamma. Ashoka embraced Buddhism after the Battle of Kalinga. तो अब अशोका ने धामा को स्प्रेड किया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो धामा की टीचिंग्स थी वो ये थी कि आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, आप जो दूसरे रिलीजन के हैं उनकी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करो, आप जो नीडी पुअर हैं उनकी हेल्प करो, एक जेनरस एटीट्यूड रखो, हेल्पिंग एटीट्यूड रखो दूसरे लोगों की तरफ। लेकिन उसमें अशोका ने बुद्धिज्म की बात नहीं की थी। धामा को प्रमोट करने का मतलब था वो टीचिंग्स, जो अच्छी टीचिंग्स हैं वो उनको प्रमोट कर रहे थे, जिनके उन्होंने धामा महामता को भी अपॉइंट किया था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके बुद्धिज्म के मैसेजेस, जो ये धामा के मैसेजेस, सॉरी बुद्धिज्म के नहीं, धामा के मैसेजेस को स्प्रेड करते थे, उन्हें अपॉइंट किया था। लेकिन बुद्धिज्म नहीं कहीं मेंशन था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बट अशोका ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था क्योंकि उन्होंने देखा था इतना ब्लड शेड हुआ कालिंगा में, जो आज की डेट में ओडिशा में बिलोंग करता है। तो उसके बाद उन्होंने कोई बैटल नहीं लड़ी थी एंड उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये नहीं है और ए तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, तो आपका आंसर डी है, क्योंकि ए फॉल्स है।
जो कि ये बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे थे? नहीं, बट हाँ ये सही है कि उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एजर्शन है इंडस वैली पीपल न्यू द आर्ट ऑफ नेविगेशन। रीजन है इंडस वैली सील्स इंडिकेट प्रेवलेंस ऑफ ओवरसी ट्रेड। देखो सबसे पहले रीजन देखते हैं हम कि इंडस वैली में हमें ऐसी सील्स मिली हैं जिन सील्स पे बोट्स बनी हुई हैं। हमने अलग अलग एक बोट की इमेज आपकी बुक में भी थी, तो सील जो हमें एक पिक्चर की फॉर्म में बनी थी जिसपे बोट सी बनी हुई थी, तो वो हमें बताते हैं कि ओवरसी ट्रेड होता था। सील्स पे अभी हम रुकते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे कि हमें पॉट्स भी मिले थे या कॉइन्स मिले, वो सब नहीं, अभी सिर्फ सील्स लिखा है, इसलिए जो लिखा है उसी इंफॉर्मेशन पे हमें स्टिक करना है। खुद की जो इंफॉर्मेशन हमें पता है हमें वो ऐड नहीं करनी। इंडस सील्स इंडिकेट प्रेवलेंस ऑफ ओवरसी ट्रेड। अब सेकंड क्या कह रहा है कि इंडस वैली पीपल न्यू द आर्ट ऑफ नेविगेशन। आर्ट ऑफ नेविगेशन आता था तभी तो वो लोग ट्रेड कर पाए, वो लोग ओवरसी जाते थे, बोट्स यूज करते थे, ट्रेड होता था। तो ए और आर दोनों ट्रू हैं और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। रीजन जो है बिल्कुल वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजर्शन है कि कॉइन्स केम इन द यूज ऑफ 6th century BC फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। रीजन बार्टर सिस्टम स्टार्टेड बिकमिंग रिडंडेंट इन दिस पीरियड। जब 6th century में फर्स्ट टाइम इंडिया में कॉइन्स यूज होने लगे तो बार्टर सिस्टम का कम होने लग गया यूज। जाहिर सी बात है क्योंकि कॉइन्स आ गए तो ट्रेड पर्पज से अब कॉइन्स यूज किए जा रहे थे, चाहे वो सिल्वर के बने थे, कॉपर के, फिर बाद में गोल्ड कॉइन्स आने लग गए थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ए और आर टोटली ट्रू हैं और आर बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर है ए। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले किसने इशू किए थे। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे। और अगर आप मुझे उनकी टाइमलाइन डेट्स बता सके, मतलब चलो मैं नहीं मेंशन करूंगी, अगर आप बता सके टाइम पीरियड तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। बट एटलीस्ट मुझे आप बताएंगे कि फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे एजर्शन और रीजनिंग के। अगर आपको ये हेल्पफुल रहे तो आप इसकी PDF डाउनलोड करके खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन थोड़े इनडायरेक्ट होते हैं तो इसलिए एक थोड़ी थॉट देनी पड़ती है, तो वो आप अगर हो तो आप एक बार समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।